रियल स्टेट में आने से पहले हाउ वाज योर लाइफ? I started basically with the hotels and all that, and then from there I got the contacts and confidence and everything. And then Kingfisher started. लाइफ में क्या लेसन दिया उस किंगफिशर ने? They have treated their employees very well. We used to roam around the entire India and outside India as well because the tickets were free. So I used to travel for a party because we've been spoiled by Kingfisher. So I was always used to fly. When I was called for an interview, I was negotiating with interviewer, give me a ticket. That's when I will come for an interview. Then my mind was clear कि अब Kingfisher नहीं आएगा. Which was your first company in real estate? Vatika. People who worked in hotel industry, people who worked in airline, they are the ones who can fit anywhere. बाहर की बात नहीं करते, हम सिर्फ गुड़गांव की बात करते हैं। तो मुझे किस सेक्टर में किस तरह की प्रॉपर्टी देखनी चाहिए और राइट प्राइस क्या होना चाहिए? राइट प्राइस ना आप और मैं डिसाइड कर ही नहीं सकते। गुड़गांव में ऑलवेज देयर एक एपी सेंटर होता था जो प्रॉपर्टी का बूम बनता, तो वो एवरी सर्टेन टाइम में वो चेंज होते रहता है। पहले एमजी रोड था, फिर उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड के बाद फिर एक्सटेंशन। एक टाइम पे सोना बहुत बच चल रहा था कि हर बंदा सोना में खरीद रहा था, सोना में कुछ ना कुछ खरीद रहा था। 10 इयर्स में कहाँ देख रहे हो आप गुड़गांव मार्केट? माय गुरु मिस्टर विनीत नंदा टेल्स ऑलवेज कि इंडिया में ना जब तक एस्पिरेंट्स है तो घर की डिमांड कभी भी कम नहीं होगा। घर लेना लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, लेकिन घर लेने से पहले हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमारा डिसीजन सही है कि गलत। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ बॉबी कुरमदास। ही इज इन द इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट गुड 20 इयर्स और इनके एक्सपीरियंस से, इनकी एक्सपर्टीज से आज मैं आपको बताऊंगा कि घर किस तरह से लेना चाहिए, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे रेडी टू मूव, क्या डिसीजन लेने चाहिए हमें घर लेने के लिए, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आज क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, हाउ हिज लाइफ हैज गॉन थ्रू दिस 20 इयर्स, और ये कहाँ से कहाँ की जर्नी इनने पैरेलली चालू की और कहाँ खत्म की है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें ये है कि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री से थे नहीं, ये एविएशन इंडस्ट्री से थे, जो कि किंगफिशर एयरलाइंस थी। फ्रॉम अ डेप्यूटी मैनेजर टू अ जनरल मैनेजर, इनके जो पूरा सफर है वो भी हम आज तय करेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू बॉबी कुरमदास। बॉबी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वासुदेव कुटुंबकम। थैंक यू। So Bobby, before starting your real estate journey, tell me about yourself कि आपने real estate में आने से पहले how was your life as a childhood? आपने कैसे start किया and how you ended up there? So see, I was studying in Andhra, and basically I belongs to Visakhapatnam. In Visakhapatnam, a small town called Anakapalli. Anakapalli. You might have not heard about it, but we say that it comes under Vizag district. So there I've done my studies and everything, and then fortunately I got a chance to work with airlines. So I've started my career with airlines. So I would say a big thanks to Kingfisher, who shaped me up, like what I'm wearing, what I'm sitting, how I'm talking. I think सब कुछ Kingfisher ने मेरे को सिखाया है. So then from there, that was never closed on record. So उसके बाद मैंने फिर I've started journey in real estate in Delhi. तो बचपन में क्या सोचा था आपने बड़े होके क्या बनोगे, और आपके फैमिली वालों ने कैसे सपोर्ट किया कि आपकी लाइफ फ्यूचर आपका शेप अप करने में, और एल्स इट वाज योर ओन डिसीजन कि आपको ही पहले इस पाथ में आके रियल एस्टेट में लैंड अप करना था? हाउ वाज इट? ये देखो शिवम, कभी भी ये नहीं होता है कि आप एक सोचते हो तो उसी पे चले जाते हो। मतलब आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी, नेदर आई एम अ कॉमन मैन। आई वुड से कि आपको लगता है कि भैया आप कुछ सोचते हो बचपन में वो हो जाए। वेरी रेयर केसेस में मुझे लगता है कि लोगों को वो होता है, अदरवाइज होता नहीं है। बट हाँ, सिंस आई वॉज पार्ट ऑफ द पोर्ट सिटी, सो वाइजैग इज बेसिकली अ नेवल बेस, आप सबको पता है। तो when my dad used to take me on a bike, I used to see the uniform people who used to wear white color की एकदम चमकते हुए यूनिफॉर्म दिखता था मेरे को। I was so fascinated with that कि यार मुझे भी ना नेवी में ज्वाइन करना है। अच्छा, दैट वाज द पॉइंट कि आपको इनिशिएट हुआ जगह जाना है, इस जगह जाना है। तो ऐसा मुझे लगता था कि भाई जब जब मेरा डैड मॉर्निंग ले जाते थे तो आई यूज्ड टू सी कि एकदम नीचे से लेके ऊपर तक ना एकदम टिंच, जो बोलते हैं ना कि व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म है, यू डोंट सी इवन अ स्मॉल डॉट ऑन देयर यूनिफॉर्म फ्रॉम कैप टू टो, एंड देन शूज आल्सो व्हाइट, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था। वेल, एवरीथिंग इज लाइक वेल मेंटेन, एंड नेवी एंड आर्मी हाउ दे आर। सो मुझे लगता था कि यार मैं भी एक दिन नेवी ऑफिसर बनूंगा। मतलब दैट वाज माय, व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल, मतलब बीइंग वेरी स्मॉल, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे ना नेवी में जाना है। वो आपकी चाइल्डहुड ड्रीम थी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाउ डिड आफ्टर दैट स्मॉल चाइल्ड जिसने
नेवी ऑफिसर को देख के एक ड्रीम बनाया कि आई वांट टू बी एट दैट प्लेस, मुझे ये बनना है, मुझे ये यूनिफॉर्म पहननी है। आगे की जर्नी क्या रही? यार उसके बाद देखो थिंग्स हैव चेंज। फिर मैंने कॉलेज पे गया। कॉलेज के बाद यू नो दैट टीन एज, अ स्पॉइल्ड किड। So parents were full supportive. They never asked me what I was doing. My dad was busy in his own business and all that. So हाँ, I would say that when I say I'm a spoiled kid, it doesn't mean that कि मैं इधर उधर घूमते रहता था, बट लेकिन या आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट नेवर। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी इतनी ध्यान नहीं दी, या उन्होंने उन्होंने हमेशा बोलते थे कि यार अच्छे से पढ़ो, वी आर रेडी टू यू नो टेक यू टू एनी लेवल, एनी वेयर यू वांटेड टू फॉर स्टडीज। दे ऑलवेज वांटेड टू से दैट कि आप अच्छे पढ़ो पहले। बट हाँ, समहाउ यार इतनी कुछ ज्यादा पढ़ाई मेरी सर के अंदर गया नहीं, वो ऊपर से निकलते रहा। और हाँ, माय पेरेंट्स वर आल्सो ठीक है, सपोर्ट करते रहे। एंड फाइनली आई लैंडेड एंड एंडिंग अप इन एयरलाइन। एयरलाइन। सो प्लस 2 के बाद यू लैंडेड अप इन एयरलाइन, यू डिड योर कॉलेजेस आल्सो? कॉलेज के बाद मैंने, हाँ कॉलेज के बाद, सो प्लस टू के बाद इफ यू आस्क मी, आई स्टार्टेड बेसिकली विद hotels and all that. That was for a very short period. So that was through some certain you know certain recommendations from the family and everyone. So I went and I did certain hotel this thing and all that, and then from there I got the contacts and confidence and everything. तो जो आपका पीरियड था होटल का वो क्या, इट वाज फॉर बहुत ईयर, कम, 6 बहुत कम, मंथ्स? बहुत कम, मतलब 1 or 2, 1.5 year के आसपास का वो गुड टाइम, good time, good time, good time. And then when Kingfisher started, So you so joined in which year Kingfisher? 2006 September. Yeah, yeah, yeah. It was a big Kingfisher branded airlines, top of the notch services and everything. इस दो Kingfisher कैलेंडर भी आता था। I remember, मतलब we used to wait for that Kingfisher calendar, 24 models. True, very true. It was so fancy. It was so fancy, and I think that's all very colorful life I have seen in Kingfisher. उसका एक्सपीरियंस कैसा था किंगफिशर का? उसमें व्हाट डिड यू लर्न, मतलब आपकी लाइफ में क्या लेसन दिया उस किंगफिशर ने? डिड ही शेप अप योर लाइफ, कुछ बेटर बनाया, या उससे सिर्फ फैंसी स्टफ ही था? Yeah, it's not just fancy stuff. अगर आप मुझसे पूछोगे, Kingfisher as an airline or a company, they have treated their employees very well. Very, very well. It is not that, it is just not that Malia is the only one who is very flashy guy. It is the people who used to work for Kingfisher as well. Also they've been treated like a, you know, आपका एक टैगलाइन है Kingfisher का कि कहते थे कि fly the good times, अगर आपने सुना है, sit back relax. हाँ, वो कहते थे कि sit back relax and enjoy the good times. So I think when I joined Kingfisher, He was king of good times. king of good times. No, he's been called as king of good times, but we used to say fly the good times, right? So I have flown good times with Kingfisher, yeah. तो आपका पीरियड किंगफिशर में, व्हाट वाज द टेन्योर, कितना लंबा रहा? So I was there in Kingfisher for 5 years. मतलब quite a long tenure, but but मैंने resign कभी किया नहीं है Kingfisher में, क्योंकि Kingfisher खुद abandoned हो गया था, and then I was sitting at home for almost 1 year with a hope that he will come back with a bang. So did they pay your salaries? No, they haven't. Yeah. Yeah. For one good year? Almost one good year. And you were waiting कि आपको फिर से शायद वापस आ जाएंगे, वापस चले? Absolutely, because you know, everybody knows how it was basically. Everybody knows, who knows Malia, everybody knows how sounded he is, and then how well connected he is. Was he good with the employees? He is. बहुत अच्छे थे? बहुत अच्छे थे. Almost shut down होने के बाद there was no response, salary नहीं आई. What was the problem? Problem कहाँ है? Exactly. It was due to his son Siddharth, या it was all something else? मुझे लगता है कि उसके ऊपर ना हमें अगर आप 1 घंटे भी बात करेंगे ना, वो कम पड़ेगा. आप समझ रहे हो? It is basically a controversial topic because if you see Dr. Malias, I still have a huge respect for him. I think he is one of my mentor. I see myself wanted to become like that. It's not the flashy things and all that, but as a businessman and the fame and name, I always inspired by him. You know, I would say that he's my first mentor when I joined Kingfisher. But if you look at Dr. Malia's life and lifestyle, so he always had certain interest in certain businesses. So most of us
I don't think so most of you know or not, his first businesses was paints. Paints. Yes, he was also into paints, biotech. There are so many things he used to do it, but there are only two businesses which has came into the limelight, right? One is UB, of course, nobody can forget UB, and of course the charismatic airline. I would say that, you know, Kingfisher. So apart from that, if you look at his history, there are so many businesses he did it, but whenever he lost his interest towards that, that business has gone down. So I'll tell you what I used to feel जब I was into, I guess, just passed out from school, college में आया था, and Vijay Mallya, everything was so flashy, calendars and everything. So I never thought of traveling to that airline because we thought कि बहुत costly होगी. Costly. क्योंकि सुनते थे कि वो सर्विसेज ऐसी, एज अ लेमैन मैं बता रहा हूँ कि मैं अदर साइड ऑफ द, आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द कोर्ट एंड आई एम सीइंग दैट कि उस जगह जाना, दैट वाज नॉट द प्लेस. देन आई रियलाइज दैट आफ्टर सीइंग नाउडेज जो चल रही है एयरलाइंस, लाइक देयर आर मेनी एयरलाइंस जो अभी True, चल रही है, true. एयर इंडिया, इंडिगो. हाउ डू यू कंपेयर एक विस्तारा थी जो रिसेंटली बंद हो गई, इट हैज मर्ज्ड इनटू एयर इंडिया. Yes, 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 yes. Yes. So how do you compare कि उस टाइम की सर्विसेज और आज की सर्विसेज? इज देयर एनी कंपैरिजन कि आज की सर्विसेज ज्यादा बेटर हो गई है? पीपल हैव रिस्पोंडेड, मतलब अच्छी तरह से एयरलाइन चलाने लगे, और दैट टाइम वाज गुड. जब देख उस टाइम पे Kingfisher was the only 5-star airline in India. When I say 5-star, everybody, a layman, can also understand what is a 5-star, right? So when you go to any of the hotels, you can easily differentiate about a 5-star, 3-star, and 7-star. So in Indian skies, Kingfisher was the only airline which has the 5-star category. तो उस 5 स्टार से आप समझ सकते हो कि किस तरीके की सर्विसेज है, वेदर इट इज ऑन बोर्ड सर्विसेज, वेदर इट इज ऑफ बोर्ड सर्विसेज, एवरीथिंग. It's like a literally you are going to a without star hotel and you are going to a 5-star hotel. You can differentiate, right? How the services and everything. I think even today I feel that there's a big missing in aviation in about that servicing. At least in domestic, I don't see anybody who is doing like Kingfisher right now. Yeah. There is no airline. So that was far better than today's airline जो आजकल सर्विस. Anytime. It is like if you heard about the onboard announcement which Vijay Mallya used to do it, and later on it is recorded and then used to be played on the flights. He always used to say that every guest, we used to call it as guest, every guest who's sitting in the aeroplane, treat them as if he came to my own house. So it is not messenger, it is guest. Okay. So that itself makes a lot of difference. You understand, passenger and then guest. And he always used to make that announcement, and he used to say that on board that I have advised my crew, and I've instructed, in fact, not advised, instructed my crew to treat you as if you came to my own house. Wow. So imagine the kind of the thought and aura put in that announcement. And he used to personally pick the cabin crew. I don't know, most of the people doesn't know. So the final interview used to be done with Dr. Mallya, at least for 2 minutes, or whether it is 5 minutes, but the final crew interview selection has to be done, used to be done by Dr. Mallya. So pick and choose, everybody is pick and choose. So most of the people in airline at that point of time, they never used to work for money. They used to work for that name, that you are tagged with Kingfisher. So it's a big thing in the market. Even my dad always used to say that. So don't leave it. That's the words. Whatever pay they are paying, he always used to say that मैं आपको ज़्यादा दे दूँगा उसके ऊपर, but कभी छोड़ना मत. एक ही बात है, तो how was they paying you as compared to the industry standard? They were better, much better. Because I think I've started around 8,000 rupees was my pay way back 2006, plus certain incentives in Kingfisher, and plus certain incentives and everything. And plus there are so many facilities. Like one of the biggest facility is, I forgot to mention, it's like for my entire family, the flying is free. Oh wow. There is no, I just only need to pay the government charges, which is like $500. The moment you enter and then you got down, just pay $500. I don't think today's airline are also giving these kind of facilities. आज के time पे भी. And there is no capping. There is no capping. That means if I wanted to fly 365 days in a year, all 365 tickets are free.
There is no capping for me, my family, and my dependent. How did you join as assistant manager, deputy manager? So What was they, your initial post? so I think I still remember GSA, which is guest services agent. Like you were mentioning, na guest. Yes. So even our designation is also like a guest services agent. And I become a red cap. Red cap is basically is a team lead kind of thing. So I was youngest team lead among 7,000 employees at that point of time. So I've got an award from Dr. Malia. I still have those pictures and everything. And I think I felt honored. I've been treated in Mumbai's one of the expensive hotel, Marriott. So the entire Marriott was booked for these awards, and Dr. Malia came, and then I took an award, and it was a big thing. I think that was my first achievement in the life. That was my first achievement where I took an award from Dr. Malia as the youngest red cap. So honor for me, I would say. Then after that post, this Kingfisher, Yes. hassle जो हुआ था, 2012 you left Kingfisher, right? And you waited for a year. I mean, 2010 and it started closing. Things have started closing in Kingfisher, and that was never been, what do you say? It's been announced as it is shut. Even today, it was not shut officially, right? Nobody has announced any kind of. Till date, Absolutely, nobody has announced that it is closed. It has vanished just like that. If you remember, they started decreasing the operations, and then the fuel companies have stopped giving the loan to them, and the agencies like loading staff, the cab drivers who used to do the daily cabs and all that. So everybody has stopped lending to him. I think there was certain charges. Train रखने के भी. Absolutely. They have not paid those charges. ये भी आया. So airports have asked stop the planes not to क्योंकि उनकी डेप्थ इतना हो गया था कि भाई यहाँ से फ्लाई नहीं होगा. So बहुत कुछ चीजें रन हुआ. फिर उसके बाद धीरे धीरे मान लो आई वॉज पोस्टेड इन हैदराबाद एयरपोर्ट, GMR एयरपोर्ट. सो वहाँ पे अराउंड पर डे में अराउंड 42 डिपार्चर्स होते थे. मतलब दिन का 42 फ्लाइट्स होते थे. सो वो धीरे धीरे होते 10 पे आ गया, 10 से 5 पे आ गया. एंड आई डोंट रिमेम्बर द डेट जहाँ पे हमारा लास्ट फ्लाइट था. वहां पे इतना बड़ा सेक्टर था और बंद हो गया था. जैसे एक एक सेक्टर बंद करते हैं. Absolutely. You know, when I was talking now, you can see that I am literally, it is very emotional journey for me because I would say literally that was my first professional company when I was so young. Right, I joined and then I. Close to your heart. It is very close to my heart. Till date, it is very close to me. So that उसके बाद एक स्लम आया होगा 1 साल का. जी. How was that period? How did you handle? उसके बाद आपने क्या किया? How did you switch into real estate now? I think in that 1 year, and again, Kingfisher helped me to come all the way to Bombay, all the way to Delhi. So how it helped is my father was not well. He passed away and I was very close to my father. So what happened was I was stuck. All of my father's business because I was not in a position to take over my father's businesses and I've never done it. What kind of business you? So my father used to do अगर आपको देसी उस पे करे तो we used to have a tent house but at a bigger scale kind of thing. So he used to manage events and all that, marriages and many much things he used to manage. But this is all dependent on the workers and all that. But I am someone who's in a flashy life and coming from that and manage all these things, it couldn't happen. I couldn't do it. I would say that being honest with you, I couldn't manage. So we decided to take it off. My father was not well and eventually he's no more. So then I was little I would say that I don't know what to do. It's like एक point आता है ना आपको कि आपने रुक गया आपकी जिंदगी. मतलब जिंदगी सब कुछ ठीक चल रहा था एंड देन आपको लगता है कि यार पैसे भी नहीं आ रहे हैं, नौकरी भी नहीं है. All of a sudden, family has been impacted. Financially, you are impacted. Absolutely. Emotionally, financially, and everywhere it was impacting. And then I still remember I've got a call from Delhi. One of my very close friend, his name is Arnav Maan. He's still here in Delhi. So I met him in Kingfisher itself. So we were the last training batch. So I hold certain licenses, government licenses in airline. So we were in airline.
So I have certain licenses for that, like your aircraft, where it gets takes off, where it gets landing, and then it is basically every object has a center of gravity, right? That's where it balances. So that balancing points of the aircraft we used to calculate. So I also have that kind of qualification, or that kind of license I used to have. So that's the training where I've met a person, this guy Arunav. So he was very close to me. We met 2-3 times in trainings, and then he knows about my what is happening with me and all that. So he moved out pretty much before all this situation happening in Kingfisher, and he then joined a company called Vatika in Delhi as a real estate. So he's based out of Delhi. He's a Delhi guy. So then he knows everything, and then he called me and he said, "What are you doing?" So he used to call me Mama. So he said, "Mama, what are you doing?" So Mama in Andhra is something else, or bhai? Mama means it is brethren. It's like your mother's brother. That is Mama. Yeah. Mama. You are his Mama. No, he used to call me like that. Mama, what is happening? So he's from Delhi. He's from Delhi. Yeah, yeah. We're friends. We met in Kingfisher. So he called me, and he got to know that my father passed away, and then I was just sitting in the home, and I don't know where to lead, and it was like it has stopped everything. Although I don't know what to do next, because I've been getting offers when my father was not well. I think I've got an offer in Qatar. So that time, Qatar airport was completely reshaping, so they need people. So that time, I've been offered around 6,000 dirhams. It's a huge money. It's a huge money, but definitely my priorities are my father, not the money, neither the job. So then I thought, I've chosen my path to stay with my father instead of running away. That time your father was. Then we lost my father, and then this guy called me and said, I've joined this, and we have certain requirements, and I'm sure you will be right guy for that thing, and then why don't you come? So then I said, let's think, let's give a thought about it. And then I discussed with the family. See, Delhi was nothing new for me, because, as I mentioned, being in airline, we used to roam around the entire India and outside India as well, because the tickets were free. So I used to travel for a party, like, we used to have parties in Delhi, Bangalore. So I used to travel for that. So Delhi was not new for me. So I was not afraid of coming all the way from south to here. But yeah, there are certain things to leaving everything and then coming, starting again. From airline to starting a real estate. And trust me, Shivam, when I was called for an interview, because we've been spoiled by Kingfisher, that I have never put my step on a train or a bus. So I was always used to fly. So I was negotiating with the interviewer that give me a ticket. That's when I will come for an interview. So to and fro. Flight ticket. I mean, so ticket means flight ticket. So we had a lot of calls with the HR. I still remember. She said there was a funny thing. She said, I am also a outstation candidate. I have never got any kind of support from the company. So you also have to manage your own. Then I said, I will not come. Then I said, I will not come. So we started very blunt on that, because मेरे को ये लगता था कि option यार, he gave me a spark of Bobby, you can do something before starting it. Why don't you come and do it here in Delhi? I am there, so you come down. So फिर मुझे लगा यार उतने दूर क्यों जाऊंगा. चलो एनीवेज ही गेव मी दैट स्पार्क कि मामा कुछ करना शुरू कर दे. किंगफिशर का पता नहीं है क्या होगा, क्या होने वाला है. सो देन माय माइंड वाज क्लियर कि हाँ भाई अब किंगफिशर नहीं आएगा. सो इट्स बेटर टू स्टार्ट समथिंग. सो आई वाज इन अ ड्यूअल माइंड वेदर आई शुड कम टू दिल्ली और आई शुड स्टार्ट एनीथिंग इन like a job in hotels, or probably another airline in Vizag itself, or probably in South States, Hyderabad, or anywhere. This zone was for good 6, 7, 8 months. You were planning out कि यहाँ पे जाएं, Qatar join करें, और side 2012 was the year. So which was your first company in real estate which you joined? Vatika. And which project? So there is a story to it, that when I was giving interview, I was not selected, or neither the opportunity was not for sales. That was for a CRM. Take a customer services, because
that time I still remember my promoter used to say that as a Vatika, as a group, the promoter used to say that we always wanted to pick people from hospitality and airline because they are the polished people whom in terms of the service, in terms of the warmth. So he always used to praise. When I met, I would say, I still remember when I met Gautam sir is the owner of the company, one of So the very true. These lines are very true for my viewers. Please repeat it. So I would say, the warmth what you get in the people who worked in hotel industry, people who worked in airline. So they are the ones who can fit anywhere. So in Delhi NCR, I'm happy to see as many as airline people have settled in real estate now. Whether it is sales, whether it is customer services, whether it is XYZ jobs they are doing it, but they are easily fitting in that roles. So I would give a suggestion to the youngsters today. I would say that at least as a period of training, every youngster who passed out of the college who is looking for a job should join an airline. For at least for 6 months or 1 year, he should do it so that he is polished to do any kind of job next which is coming in his way. So I would see that's a suggestion to the youngsters who is coming out in the market. So you will get polished because airlines won't leave you just to do your job. Airlines will polish you like anything. There are so many exams you have to pass. It is like Okay, there are absolutely there are so many things you have to, how you dress, the kind of what is the dial size you should wear, what is your eardrum. See, now I'm not in airline, so I'm getting my beard and all that. When you are an airline, every day you have to shave, and nails can't be grown, and you can't wear 3 4 rings. So grooming and everything, oh my god, they will give you. I think I would dress today how I'm dressing, and then everything. Most of us don't know when you wear a black trouser or a black belt, you should wear black shoes. So this is missing in a basic everybody. And you can't wear a white socks. You should always wear a dark color sock. So these are the basic things. That's when, if you go to a corporate or if you go to a 5-star hotel or a 5-star airline, so they observe all these things from top to bottom. Right. And the basic etiquettes are missing in these days. If you're entering into anybody's cabin, nobody knocks. You should knock. You should knock. And you should ask. They don't wait for the other person to say that okay, take a seat, and they just go and then sit like this. These are the basic etiquettes. See, when you see how much money you earn is not a big thing. How good are you, and then how respectfully you are is more important in the society. I think airline will give you how to behave. others, irrespective of the post, position, or power or money. Which is more important? Respect is something, I think, which is like self-respect is something which is more important for me, if you ask me, versus money or something like that. See, the rest of the things will come automatically. See, today we are sitting here because of the the bond which we are sharing. So the kind of journey what we had, that's the reason you have chosen me as a first in your first podcast. So I think that itself says that the kind of respect and the warmth we share for each other. So, as a deputy manager from Vatica to general manager. No, I was an assistant manager. Assistant manager. General manager in Conscient. How is the journey? And that too, Shivam, assistant manager, customer services, not sales, huh? Not sales. So when I joined Vatica, my biggest fear was, I'm still, confronting upfrontly. My biggest fear was I don't want to do sales. When I was talking to the HR and everyone, I've asked her 100 times, is it a sales job? Do I have to come and do sales there? And are you sure it is a back end and it is customer handling? And she was like, do I have to give you a written bond or what, that it is not sales? So till I come here, there are so many questions in my mind. यार मैं कैसे बेचूंगा भाई, मुझे वहां पे कोई नहीं है मेरा, या किसी से मेरा रिलेशन नहीं है, so मैं कैसे बेचूंगा? And I'm new to the real estate that point of time. So I'm talking about way back 2013. 13 is when I've started my real estate journey. I think 12 is December is when I've given the interview, and 13 Feb 2013 Feb is when I've started my real estate career in Vatica as a CRM.
अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर रिव्यू आल्सो। थैंक यू। सो बॉबी, आप ये बताओ सीआरएम से सेल्स की जर्नी कैसी रही, एंड हाउ डिड यू लैंड अप इन सेल्स, और हाउ इज द एक्सपीरियंस इन सेल्स? रियल एस्टेट बेचना कैसा लगा? क्या क्राइटेरियाज होते हैं? क्या एक बायर होता है, उसके माइंड में वो गुफ्तगू करता रहता है कि मुझे लोकेशन देखनी है, मुझे एमिनिटीज देखनी है, फैसिलिटीज देखनी है, बजट देखना है, इस सारे प्रोबेबल्स को देख के किस तरह से उसे प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस जो चले आते हैं। सो यू हैव एक्सपीरियंस्ड a good more than 10 years given to real estate, और सेल्स में भी आई गेस इट इज मोर देन 7-8 years, 9 years, गुड 9 years। तो ये कैसे डिसाइड करें, एंड व्हाट ऑन द कंट्री साइड, आप जब बेच रहे होते तो व्हाट डू यू सी एज अ प्रो एंड कॉन्स टू बाय और सेल रियल एस्टेट? सी, एक अच्छे सेल्समैन बनने के लिए आपको ना नॉलेज की बहुत जरूरत है। इधर मान लो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर हम वाटिका बेच रहे हैं तो वाटिका इंडिया नेक्स्ट है, उस पेरिफेरी और उसकी सराउंडिंग्स की नॉलेज बहुत जरूरी होता है, बिकॉज कस्टमर एज अ लेमैन ही हैज सर्टेन बजट, ही हैज सर्टेन थिंग इन हिज माइंड, बट ही डिडंट डू द एंटायर होमवर्क, और उनको इतनी नॉलेज नहीं होता था पहले। ठीक है, अब तो एवरीबडी डू चर्निंग एंड देन फिर उसके बाद आते हैं स्पेसिफिकली, फिर उस पर हम गाइड करना पड़ता है। सो स्टार्टिंग बहुत सारे लोग होते हैं आज भी ना, उनको सराउंडिंग्स के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, एंड देन लोकेशन की खासियत नहीं पता होता है। तो ये सारे नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। सो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग इन द विसिनिटी वेयर यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट, right? That is one thing I would see, that as a salesperson I should do it, what is happening in that area. And second thing is being into the industry as a real estate, so I should also aware of what is happening in real estate as well, right? It's not just in the particular specific project or a specific developer. I should know what is happening in the market. If suppose let's take an example कि गुड़गांव में 4-5 मार्केट्स है, जैसे गोल्फ कोर्स रोड एक अलग मार्केट है, एक्सटेंशन एक अलग मार्केट है, सोना एक अलग मार्केट है, एक्सप्रेसवे एक अलग मार्केट है। आज की डेट में कुछ सेक्टर्स है, जैसे सेक्टर 80 हो गया आपका, 77 हो गया, 79 हो गया, ये एक मार्केट, नया मार्केट बन रही है। सो ये 4-5 मार्केट्स तो गुड़गांव में ही हो गया। आप गुड़गांव की बात कर रहे हो, गुड़गांव में इट इज डिवाइडेड लाइक गोल्फ कोर्स, एक्सटेंशन, then this new SPR road which has come up, फिर द्वारका एक्सप्रेस रोड और एक न्यू गुड़गांव जी। अब आप देखो गुड़गांव मार्केट इज गोइंग, हर साल आई एम थिंकिंग मोर देन 35 to 40% बढ़ रहा है, which is bare minimum, which is people who have bought around 12 करोड़ 13 करोड़ के अपार्टमेंट मैग्नोलिया में, they are trading more than 60 crores now. So how do you see, एक साइड गोल्फ कोर्स रोड है और एक साइड ये गुड़गांव है, यहाँ के लोगों को तो वहां जाने में बहुत गरीब फील होता होगा कि मतलब वी आर कमिंग फ्रॉम प्लेस जो कि मुझे बिलोंग नहीं करती, गोल्फ कोर्स रोड में बिलोंग ही नहीं करती, एक आउटसाइडर फील करता है। एंड द ट्रेवल टाइम हैज कट डाउन सिंस ये CPR रोड आ गई है, बट रोड्स यहाँ की एमिनिटीज फैसिलिटीज बहुत वीक है एज कम्पेयर टू गोल्फ कोर्स रोड, और प्राइसेस आर सिमिलर, मतलब दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, और यहाँ का प्राइस बढ़ा है तो यहाँ का भी बढ़ा है, बट डेवलपमेंट नहीं बढ़ा है यहाँ का। तो एज अ बायर मुझे क्या सोचना चाहिए, अगर मेरा बजट एक सर्टेन लिमिट तक है, मैं नहीं जा सकता AMC, अराज दयास, मैग्नोलियास, कैमेलियास नहीं जा सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे कुछ अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है गोल्फ कोर्स रोड में, इट इज नॉट इन माय बजट, व्हाई डू आई हैव टू गो टू न्यू गुड़गांव ओनली? न्यू गुड़गांव में रोड्स अच्छी नहीं है, दिस इज वेरी ट्रू। वहां पे जितनी भी सोसाइटीज है पहले की डिलीवर्ड है, अभी अपकमिंग सोसाइटीज आर कमिंग, बट द प्राइस हैव गॉन अप सो मच कि एज अ बायर मुझे आई एम स्कैर्ड कि मुझे गुड़गांव में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या घर लेना चाहिए, शुड आई स्टे इन रेंट ओनली? तो इस तरह का माइंडसेट मुझे डिलेमा में ला रहा है और एंड यूजर पे डिलेमा में ला रहा है। तो उससे ओवरकम करने के लिए हमें क्या देखना चाहिए, किस तरह की प्रॉपर्टीज देखनी चाहिए, किस सेक्टर में देखना चाहिए? आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स गुड़गांव, बाहर की बात नहीं करते, हम सिर्फ गुड़गांव की बात करते हैं। तो मुझे किस सेक्टर में किस तरह की प्रॉपर्टी देखनी चाहिए और राइट प्राइस क्या होना चाहिए?
यार देखो, राइट प्राइस ना आप और मैं डिसाइड कर ही नहीं सकते गुड़गांव में। अदरवाइज वो 100 करोड़ या 190 करोड़ की डील्स होती नहीं है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं, प्राइस सेंसिटिव प्राइस के लिए बात ही नहीं करते, बट पहले हम बात करते हैं कि भैया प्रोजेक्ट कैसे जो बंदा, यू राइटली सेड कि जो बंदा मैग्नोलियाज या रालियाज खरीद नहीं सकते या कैमिलियाज खरीद नहीं सकते, बट लेकिन हाँ ही वुड लव टू गो ऑन दैट रोड एंड सी कि यार किस तरीके से शेप्ड अप है। तो जब हम, आपको पता ही होगा कि गुड़गांव में ऑलवेज देयर इज एक एपिसेंटर होता था जो प्रॉपर्टी का बूम बनता था, राइट वो एवरी सर्टेन टाइम में वो चेंज होते रहता है, राइट। पहले एमजी रोड था, फिर उसके बाद गोल्फ कोर्स रोड, क्योंकि गोल्फ कोर्स रोड के बाद फिर एक्सटेंशन। एक टाइम पे सोना बहुत बच चल रहा था कि हर बंदा सोना में खरीद रहा था, सोना में कुछ ना कुछ खरीद रहा था। फिर उसके बाद जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर शेप अप होना शुरू हुआ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनल रोड, बट आई एम टॉकिंग एट द मेन रोड्स, जैसे कि आपका क्लवर लीफ हो गया, आपके एसपीआर सीपीआर हो गया, देन दी द्वारका एक्सप्रेसवे इज ओपन। जैसे जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता रहा, तो आपका जो बायर्स है, इन्वेस्टर्स है, they were looking towards the द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव। ठीक है, कारण क्या है कि जैसे हम कैमिलियाज और मैग्नोलियाज की अगर बात करते हैं, वो आज की डेट में एक एड्रेस बन गया, राइट। तो वहां पे ना हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। इवन इन्वेस्टर का भी, मतलब इन्वेस्टर एक छोटा भी है, बड़ा भी है, और उससे भी नेक्स्ट लेवल भी है। ठीक है, तो जो एक बेसिक इन्वेस्टर है, जैसे कि भैया उसके पास मान लो कि 5-6 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, एंड ही वांटेड टू डबल इट, or he wanted to invest in such a place that which is safe or which is upcoming, right? So I would see that वो सब आज की डेट में न्यू गुड़गांव की तरफ देख रहे हैं। एसपीआर हो गया, आपकी सीपीआर हो गया, या द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, उसी तरफ लोग जा रहे हैं। कारण क्या है कि इंफ्रा इज रेडी एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच इज कमिंग अप आल्सो। आपको भी पता है कि ग्लोबल सिटी, बायर्स को क्या देखना चाहिए? ये अगर आप खरीदने जा रहे हो, अगर आप खरीदने चाह रहे हो कोई भी चीज, मेरे पर्सनल फेवरेट है कि भाई मैं कभी भी रेडी टू मूव इन में इन्वेस्ट नहीं करूंगा अगर मेरे पास पैसा है। इवन इफ यू आर एंड यूजर, हाँ, इन्वेस्टर की बात छोड़ दीजिए, ठीक है। एज अ एंड यूजर हाँ, मुझे क्या देखना चाहिए कि मैं घर किस टाइम पे खरीदूं, कितना पैसा अभी लगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं जी, किस विसिनिटी में देखूं, किस बजट में देखूं जो मेरी पॉकेट फ्रेंडली हो, और आसपास मुझे ऐसा क्या मिल रहा है सो दैट आई एम सेटिस्फाइड। ये देखो, इस पे दो चीजें हैं। पहले मेरा पॉकेट देखना पड़ता है कि भाई मेरा पॉकेट में कितना पैसा है। ठीक है, उस पैसे की अकॉर्डिंग अगर मैं घर खरीदने जाऊंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कनेक्टिविटी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है गुड़गांव में जहाँ पे ये बोल के बेचा है कि भैया यहाँ पे रोड आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे बड़े हाईवे हो जाएगा, बट लेकिन आज भी स्ट्रक्चर खड़े हो गया, बट लेकिन रोड का कोई नामो निशाना नहीं है, राइट। सो मैं कहता हूँ कि एज अ बायर और एज एन एंड यूजर, यू मस्ट सी देयर आर 2 पॉइंट्स टू इट। ये दोनों चीज अगर आपके स्ट्रांग है ना, आपका पैसा सेफ है और आप उस घर पे रहेंगे। सबसे पहला कनेक्टिविटी देखो, ठीक है, कि जहां पे भी आप खरीद रहे हो वहां से कनेक्टिविटी ये देखो कि नियर विसिनिटी में कम से कम 6-7 किलोमीटर की विसिनिटी में आपके पास बेसिक नीड्स होना चाहिए, जैसे कि स्कूल्स होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, या आपकी एक्सप्रेसवे, नॉट एक्सप्रेसवेज, कनेक्टिविटी टू दी सिटीज जो इंटरनल सिटी है। जैसे कुछ हब्स है, साइबर सिटी में कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग उद्योग विहार में काम करते हैं, कुछ लोग दिल्ली द्वारका में काम करते हैं, या एयरपोर्ट में काम करते हैं फॉर दैट मैटर। तो उनका सेंटर जो है वो एरिया ऐसा देखो कि जहां से कनेक्टिविटी भी है, बेसिक नीड्स भी है। तो बेसिकली मेजरली मेरा जो सबमिशन ये है कि उस बंदे को वो लोकेशन देखना चाहिए कि भाई जहां से ये सारे चीज उसको मिल रहा है, और लोकेशन भी ऐसा देखो कि जहां पे आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो, ताकि वो जब पोजेशन लेगा तो उसको रोड के लिए ढूंढना नहीं पड़े। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, जो बंदा अपने लिए जो घर रहने के लिए जो खरीद रहा है। यस, सेकंड पॉइंट है कि यार स्कीम्स या कम पैसे वाली उसके पीछे मत भागो। यू विल एंड अप either stuck or you will regret buying that product. ट्रैप हो जाएंगे आप बेसिकली कि स्कीम्स में या पैसा कम है। सो मेरा सेकंड जो वैल्यू पॉइंट है कि पहला तो लोकेशन हो गया, सेकंड मैं कहता हूं कि हर बंदा एक डेवलपर जब चुनते हैं, जैसे कि जो बना रहे बिल्डर, वो एक ब्रांडेड चुनना चाहिए। क्योंकि हम सब कपड़े पहनते हैं, ठीक है, 5 रुपए का भी कपड़ा आता है, ठीक है, 50 रुपए का भी कपड़ा आता है,
सेम अगर हम देखते हैं कि भैया उसको एक ब्रांडेड शोरूम में जाते, सेम चीज है, राइट? हम एलवी का भी पहन सकते हैं या यूनाइटेड कलर्स का भी पहन सकता है या एक लोकल मार्केट से भी पहन सकते हैं चीजें, बट लेकिन डिफरेंस क्या है कि इट्स नॉट जस्ट दैट द ब्रांड लोगो, इट इज अबाउट दी उसका जो क्या कहते हैं कि मटेरियल एंड द काइंड ऑफ वो कितने दिन चलेगा, राइट? एस्थेटिक्स के साथ वो हर चीज, जैसे बॉम्बे शर्ट कंपनी है, राइट? तो वो उस पे आप जाओगे ना, आपको हर चीज कस्टमाइजेशन मिलता है, इसलिए उसके पैसा लेता है और वो आपको डिलीवर भी करता है टाइम पे। तो सेम ऐसी कुछ चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि डेवलपर जब चुनोगे, ढंग के चुनने पड़ेंगे आपको, एक ब्रांडेड डेवलपर चुनना पड़ेगा आपको। मैं आपसे मिला फर्स्ट टाइम त्रिशूल। जी जी इट इज इंडो जापानीज प्रोजेक्ट, फर्स्ट इंडो जापानीज प्रोजेक्ट जिसमें वी मेट। उसमें भी आई मेट यू एज यू वर वर्किंग एज अ CRM. You were into initial stages. both I was doing sales and CRM both, yes. Then you came into proper sales. Full time sales, yes. So sales में experience कैसा रहा? How was it? How was Krishubi? How did it shape up your career? And did you see any growth? And now you have like switched it to this Conscient as a general manager. So how do you see yourself being in Trishumi from Vatika and now to Conscient? How was it? यार आई थिंक आई हैव गिवन अ गुड टाइम टू क्रिसोमी। 6 साल मैं क्रिसोमी में था। सो इनिशियली मैं सीआरएम करता था एंड इवेंचुअली बिकॉज ऑफ वाटिका। सो अगर आपने एक चीज नोटिस किया है, मेरा सारे जो असाइनमेंट्स है दैट वाज ऑल ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड न्यू गुड़गांव। जैसे वाटिका मैंने वहीं से शुरू किया था एंड देन बीच में एक शॉर्ट टेन्योर के लिए अल्फा कॉप करके एक कंपनी ज्वाइन किया। हाँ, तो वो भी वहीं पे प्रोजेक्ट था एंड देन आई जॉइन क्रिसोमी का भी प्रोजेक्ट था। तो मुझे ऐसा लगता था कि वाटिका में काम करने की वजह से लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया मुझे। सो देन व्हेन Crisomi, so people used to come and identify me, so that's helped me in growing as a salesperson. See, अब मुझे ऐसा लगता है कि सेल्स एज अ स्किल इफ यू लुक एट, कि जितना नेटवर्क है उसी से आपकी जो एरिया है वो आप ग्रो करोगे। तो आई थिंक वाटिका ने थोड़ा बहुत मेरे लिए हेल्प कर दिया था एंड देन क्रिसोमी एज अ ब्रांड, everybody wants to work at a after certain time, आपको पता है, because we were one of the few initial ones who started selling and then who started as a salesperson in Krisumi also. I think हमने देखा है कि भैया कहाँ से कहाँ आज थोड़ा सा बहुत मेहनत करनी पड़ी कि वो बेचने के लिए, बट हाँ I guess first time if any other company all across the world आप पहली बार कहीं कदम रखते हैं जी, it takes time कि आप वहाँ पे फर्म हो, फिर धीरे धीरे अपनी ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट करो। जी, लाइक पेड़ बनने से पहले पहले तो पौधा होता है, उससे अपने सैपलिंग होती है, absolutely, पानी देने से धीरे धीरे बढ़ता है। absolutely This is the growth journey of Krishubi, yeah, absolutely. and this is the growth journey of me also associated with very Krishubi. true, very true, very true. I still remember कि आप लोग आते थे। Yeah, we were the team of 3 now. We have cut down to 50 people now. Wow, So wonderful. जैसे जैसे आपने और Krishubi ने ग्रो किया, हम भी ग्रो करेंगे। Absolutely, yeah, absolutely. So anything specific, any life lessons which you have learned from last so many years from Kingfisher to Conscient, as a boy to a man, how much you have matured? आपकी experiences कैसे रहे? कुछ bad भी रहे होंगे, कुछ अच्छे भी रहे होंगे। जी जी। Overall, anything which you want to give us at the end of the day कि आप this is the path, this you have to go through and इस तरह से मेरा यहाँ पे आके अभी I am standing here. यार मुझे लगता है कि आपकी गोल्स डिफाइंड होना चाहिए, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू अचीव। आई थिंक माय गोल्स वर completely aligned, what I wanted to become and what I wanted to drive in life. I think one, I was blank what to do, right? My father was no more, business and everything was shut down, Kingfisher was shut down. So I think after that, till date, touch wood, I didn't look back, because I came with a certain aspiration to Delhi to become something. So you can say that I've started with zero and I have everything today with the grace of God, with the blessings and created with me and all my bosses who helped me to grow till here. So
one last question regarding real estate, then I'll get to. I have written certain questions of rapid fire, then we'll go through that. Done. आप गुड़गांव मार्केट को और इस रियल एस्टेट मार्केट को 10-20 साल में where you are seeing it? Next 10 to 20 years. Let's not go to 20 years. Cut down to 10 years. 10 years में कहाँ देख रहे हो आप गुड़गांव मार्केट as a real estate? See, if you look at, we used to hear when I started my real estate journey, we used to hear these kind of big numbers in Mumbai, right? 100 crores, 190 crores. Even that time, it was not 100 crores also. 60 crores, 70 crores apartment sold. A film star bought an apartment, or maybe a businessman bought an apartment for 50 crores, 60 crores. But I think that wave has been shifted to Gurgaon now. So we are also one of those cities where we are living, where the transactions are happening, already rocket sky, right? So I think, see, India में, I think my guru, Mr. Vineet Nanda tells always, right? कहते कि इंडिया में ना जब तक एस्पिरेंट्स है कि भाई जो घर से निकलते कि भैया हम कुछ काम करेंगे किसी अच्छे बड़े शहर में और वहाँ पे घर बसाएंगे, जैसे माइग्रेंट्स है गुड़गांव में, पॉपुलेशन से ज़्यादा आपको ना माइग्रेंट्स बहुत है, ठीक है? लोग गुड़गांव में स्पेशली लोग आजू बाजू, जैसे आप हो गया, जैसे मैं हो गया, आई कॉल माई सेल्फ. Absolutely, we haven't born here. You haven't born here. Neither it's not your state, neither my state. But we are happy to settle here. They're calling it millennials. Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि जब तक है तो घर की डिमांड कभी भी कम नहीं होगा. जो बोलते हैं ना लोग कि डाउनफॉल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई हर साल हमारे जैसे यंग बच्चे, जो हम जब यंग थे तो एक एस्पिरेशन के साथ आते थे, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं इस सिटी में और अच्छी नौकरी करके वो बस जाते हैं. तो जब तक ये रिक्वायरमेंट रहेगा, अगर मैं 100 लोगों में से पूछूं कि भाई आप सबके पास कितने लोगों के पास क्या अपने घर, तो बहुत कम लोगों के हाथ उठेगी. तो जब तक ये रिक्वायरमेंट रहेगी, और गुड़गांव जोड़ो, इंडिया में कभी भी रियल एस्टेट की डाउनफॉल नहीं आएगी. रोटी कपड़ा व मकान, तीनों चीजें बिकती रहेगी. बिल्कुल बिल्कुल. Right, let's get into rapid fire round with Bobby Kurumdas. हाँ जी. So I have listed down few questions. You have to give me answer in एक word or you can explain also. Sure. So we'll start with first question, that is, तो आपकी रियल एस्टेट जर्नी एक वर्ड में समराइज करो. हाँ, it's fabulous. Okay. Second one is, अगर आप घर लोगे तो पहली चीज, या किसी घर में एंटर करते हो, पहली चीज क्या नोटिस करते हो? मैं पहला चीज जो है हाइट, सीलिंग हाइट देखता हूँ कि भैया कितना सीलिंग हाइट है. मुझे उससे वो लग्जरी फील आता है. एक रियल एस्टेट में मिथ जो अनॉय करता है आपको? यार एक चीज मुझे बड़ा अनॉय करते है कि जैसे मैंने अभी 5 मिनट पहले ही बोला था आपको कि लोग कहते हैं कि डाउनफॉल हो जाएगा. यूएस में ना नौकरी निकल रहा है तो डाउनफॉल हो जाएगा. भाई सब यूएस वाले इन्वेस्ट करते हैं, या बाहर से भी कोई भी बंदा इन्वेस्ट करते हैं. बट जैसे मैंने बोला है कि अगर मैं 200 लोगों को एक रूम में बिठा दूं और लोगों से पूछूं कि भैया कितने लोगों के पास अपने घर है, बहुत कम हाथ उठाएंगे. तो ये कभी भी कम नहीं होता. ये मिथ मुझे ना हमेशा लगता है कि यार ये गलत फैक्ट है. इफ यू आर अ सेल्स पर्सन, भैया आप बेचते ही रहोगे, चाहे आप 10,000 वाले बेचो, 20,000 वाले बेचो, या 50,000 वाले बेचो, रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी. एक ड्रीम सिटी जहाँ पे आप घर लेना चाहोगे? यार मैंने अभी खरीदा है मेरा घर. मेरा पहला घर है. सो ऑफ कोर्स माय सिटी वाइजैग इज माय ड्रीम सिटी टू लिव, एंड आई वुड लव टू बी देयर. ओके. प्रेफरेंस अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव? ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन इफ आई एम एन इन्वेस्टर. आपका बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अगर आप बताना चाहते हो तो? लैंड. I bought certain land in my town. Okay, your town. That is cherishing very well. सबसे बड़ी डील कमर्शियल या रेजिडेंशियल किसकी किया? मैंने रेजिडेंशियल का किया है. I've just before leaving Cressumi, I've closed around 16 CR का एक पेंट हाउस बेचा है मैंने. That was the biggest one single deal I've done so far. It was around 8,000 square feet penthouse. It's a duplex. अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते, फॉर एग्जांपल, तो अभी I think I was missing. Before that also I've done a very big deal with you only. I think 15-20 units we have sold. I think single is this one and the bulk deal is that one. We both closed together. Yeah. अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते तो अभी कहाँ होते? Where do you see? अगर आप रियल एस्टेट में नहीं आते तो किस जगह पे होते?
अगर रियल एस्टेट पे नहीं होता तो मैं वो सोच नहीं सकता अभी। आई कांट थिंक। कोई एक क्लाइंट स्टोरी जो आपको आज तक यादगार रही हो, मतलब आपकी मेमोरी में पेस्ट हो गई हो? यार मुझे क्रिसुमी का ही एक क्लाइंट था जिन्होंने बिल्कुल ही मिडिल क्लास उससे था, एंड देन व्हेन दे वर बाइंग दिस हाउस उन्होंने मुझे बोला कि हाथ पकड़ के ये हमारी लाइफ सेविंग है कि अगर आप खरीदना चाहोगे आपकी पैसा बढ़ेगा। आई स्टिल रिमेम्बर, एंड उस कस्टमर इसी घर को बेच के उन्होंने 2 घर और खरीदे हैं, एंड आई स्टिल रिमेम्बर, एंड दे थैंक्ड मी सो मच। उन्होंने पहले अपने लिए लिए थे कि बोला कि यार ये हमारे लाइफ सेविंग है, क्योंकि क्रिसुमी जब शुरू हुआ था तो लोगों उस टाइम पे जिस तरीके के डेवलपर्स थे तो लोग पैसे तो ले लेते थे, बनाते नहीं थे या पोजेशन नहीं मिलता था, तो मार्केट में ना बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी थी कि यार हम राइट जगह पे पैसा लगा रहे कि नहीं। सो आई थिंक दैट फैमिली, आई एम नॉट कोटिंग द नेम, बट शी वाज अ वेरी यंग लेडी हु केम विथ हर मदर इनिशियली। शी डिडंट मैरिड आल्सो, मतलब उस टाइम पे मैरिज भी नहीं हुआ था उनको। घर के साथ इमोशंस हमेशा मैच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई स्टिल सी दे वर सो हैप्पी, दे वर सो हैप्पी कि कहते कि हम कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज द मेमोरी जो आपके बहुत दिल की करीब है मुझे, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि यार मैंने ना किसी को ऐसा घर दिया है, वो आज की डेट में उनके घर बसा दिया उस इन्वेस्टमेंट से। आई फील वेरी हैप्पी। लास्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए एक एडवाइस दीजिए आप। यार फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टॉक, मुझे लगता है कि लोकेशन एंड द ब्रांड, ये दोनों चीज आपको बहुत एम्फसाइज करना पड़ेगा, तब भी आपकी मनी सेफ है। अगेन आई एम टेलिंग यू, लुक एट द कैमरा एंड गिव अस द व्यूअर्स द एडवाइस कि फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यार लोकेशन एक बहुत बड़ा गेम प्ले करता है कि कनेक्टिविटी और लोकेशन। सेकेंड थिंग इज द डेवलपर, चूज द ब्रांड, डोंट रन बिहाइंड द स्कीम्स बिकॉज यू विल लूज द मनी। ऑलराइट, वेरी गुड। Oh yeah, your rapid fire round is completed. अब आई लास्ट एम सो हैप्पी। जो आपसे मैं लेना चाहता हूँ क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए, जी जी जी। अगर आप एक गोल्डन रूल देना चाहो होम बायर्स के लिए, तो वो क्या फॉलो करें और क्या फॉलो करना चाहिए, तो वो क्या होगा? इनिशियल प्राइस पे खरीदना हमेशा, कि जो लॉन्च के टाइम पे जो प्राइस होता है उस प्राइस पे हमेशा एंड यूजर भी इन्वेस्टर भी उस प्राइस पे हमेशा एंटर करना चाहिए, सो दैट आपका जो प्राइस लॉक होता है उसके ऊपर एप्रिसिएशन का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज आप बाद में खरीदते हो, एक बर्ड जैसे बोलते हैं ना, बर्ड फ्लेवर हो जाता है, जब बर्ड के टाइम पे आप खरीदते हो तो वो फ्लेवर होने तक ना उसकी पेटल्स बढ़ जाते हैं। सो बर्ड के टाइम पे आप अगर खरीदते हो तो जब इतने पेटल्स आ जाते हैं तो आपके भी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ लेता है। तो मुझे लगता है कि इनिशियल प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए। Great advice. So it was the final question which I have asked to you. Now we'll sum up this podcast. Thank you, Bobby. Thanks for coming. अगर आपको ये मेरा पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन योर रिव्यू आल्सो। थैंक यू।